નમસ્કાર દર્શક મિત્રો અને વિદ્યાર્થી મિત્રો. ગુજરાત રાજ્ય હાયર સેકન્ડરી એજ્યુકેશન અને બાયસેક દ્વારા આયોજિત સંધાન કાર્યક્રમમાં હું જૈમિની કુલકર્ણી, મારી સાથે પ્રોફેસર રીચા મહેતા અને પ્રોફેસર ભાવના પટેલ આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ. દર્શક મિત્રો, આજે આપણે જોઈશું ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ. ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ એટલે શું? સૌથી પહેલો પ્રશ્ન તો આપણને એ થાય કે ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ મીન્સ ક્યાં? વોટ ઇઝ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ? તો ધારો કે તમારે કોઈ એક વ્હીકલ ડ્રાઈવ કરવું હોય, માની લો કે આપણે કાર ડ્રાઈવ કરવી છે, તો કારને ડ્રાઈવ કરવા માટે તમારે કોઈ એક ડ્રાઈવરની જરૂર પડે. ડ્રાઈવર વગર આપણે કાર ન ચલાવી શકીએ. એવી જ રીતે કોમ્પ્યુટરને ચલાવવા માટે કોઈ એક એવી ચીજની આપણને જરૂર પડે કે જે વસ્તુથી આપણે કોમ્પ્યુટરને સારી રીતે રન કરી શકીએ, એક્ઝિક્યુટ કરી શકીએ, એની અલગ અલગ પ્રોસેસીસને હેન્ડલ કરી શકીએ. તો ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ એ કાર માટે જેમ ડ્રાઈવર છે, એવી જ રીતે ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ એ ડ્રાઈવરની ગરજ સારે છે કમ્પ્યુટર માટે. જ્યાં સુધી ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ નામના સોફ્ટવેરથી આપણે કમ્પ્યુટરમાં ઇન્સ્ટોલેશન ન કરીએ ત્યાં સુધી કમ્પ્યુટર આગળનું કાર્ય કરવા માટે કાર્યરત થતું નથી. ફોર એક્ઝામ્પલ, રીચા મેમ વાત કરીએ કે आई नो गुजराती लैंग्वेज एंड यू नो इंग्लिश लैंग्वेज, फाइन, बट हम दोनों के बीच में कोई एक ऐसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी जो मुझे और आपके लिए कॉमन हो, जिसे हम बोलते हैं कि गुजराती में એને કહેવાય કે એક મધ્યસ્થી, कि जिसके द्वारा हम और आप कोई अलग अलग लैंग्वेज से हम फेमिलियर है, बट कोई बीच में एक ऐसी लैंग्वेज हमें चाहिए जो हम दोनों के बीच में एक रास्ता, वी से दैट द क्यू बना सके, फाइन, और वी से दैट द ब्रिज बना सके. तो रीचा मैम, ऑपरेटिंग सिस्टम को हम ऐसे बोल सकते हैं कि इट्स अ टोटली आर्किटेक्चर जो हार्डवेयर और यूज़र के बीच में कनेक्शन दिखा रहा है. अब आप क्या बोल रहे हैं मैम इसके बारे में? जेमनी मैम, आपने ये बिल्कुल सही बात करी है. ऑपरेटिंग सिस्टम एक ब्रिज की तरह यूज़ में आता है जो एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच, हार्डवेयर एंड यूज़र के बीच में आता है. इसके कुछ फीचर्स होते हैं तो हम टेक्निकली वो समझते हैं. आप स्क्रीन पे देख सकते हैं. इट इज़ एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर. एन एनवायरमेंटल आर्किटेक्चर होता है ये. अब इसमें क्या क्या काम आप कर सकते हैं? सबसे पहले कन्वीनियंट यूसेज कर सकते हो, और आपका जो टीडीएस वर्क होता है ना, कि सारे काम अगर यूज़र और आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर ही करते रहे, वो चीज़ इसमें मिस हो जाती है. तो एक तरीके से एक जरिया है काम करने का. और आप तीसरी चीज़ हम ये देखते हैं कि इट अलाउ एफिशिएंट यूसेज. पैरेलल एक्टिविटी भी कर सकते हैं आप. आपकी जो साइकिल्स होती है, जो वेस्ट होती हैं काम करने के लिए, उसके लिए भी फ्रूटफुल रहता है. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये आपको प्रोटेक्शन की इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम. फिर इसके बाद हम देख सकते हैं स्लाइड पे, ये गिव्स ईच यूज़र अ स्लाइस ऑफ रिसोर्सेज पता है. अगर हमें खाना बनाना है तो उसके लिए हमें सामान की ज़रूरत है. सामान नहीं है तो हम खाना कैसे बनाएंगे? इसी तरीके से कंप्यूटर को काम करना है तो रिसोर्सेज की ज़रूरत है. तो रिसोर्सेज की शेयरिंग कैसे करते हैं वो सब ऑपरेटिंग सिस्टम करता है. ओके, तो रीचा मैम, हम ये बोल सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज एक्ट्स लाइक ए कंट्रोल प्रोग्राम ऑफ द एंटायर सिस्टम. यस. ओके, जो एंटायर कंप्यूटर, उसके हार्डवेयर, इसके यूजर्स और कंपोनेंट्स के साथ इंटरेक्शन करेगा. मैं एक तरीके से कहना चाहूँगी, जैसे एक माँ होती है घर में, माँ इज अ ब्रिज बिटवीन अ चाइल्ड एंड द फादर, बिकॉज दोनों के बीच में आपने देखा होगा गैप होगा, तो माँ एक ब्रिज का काम करती है. तो ऑपरेटिंग सिस्टम को माँ की तरह भी बोल सकते हैं. एग्जैक्टली. सो अभी हमने इसके व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम देखा. फॉर लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी, इट इज़ एन इंटरफेस बिटवीन एप्लीकेशन एंड द हार्डवेयर, दैट इज द यूजर एंड द हार्डवेयर. અચ્છા, તો આપણી સાથે ભાવના મેમ પણ આજે છે. ભાવના મેમ, અત્યારે મને એક પ્રશ્ન પૂછવાનું મન એ થાય કે ઓપરેટિંગ સિસ્ટમના કોઈ ઓબ્જેક્ટિવ્સ આપણે દર્શક મિત્રોને બતાવી શકીએ કે એ કયા બેઝ પર કામ કરે, અથવા શું કરવા આપણને ઓપરેટિંગ સિસ્ટમની જરૂરત શું કરવા પડે, એવું આપણે દર્શક મિત્રોને બતાવી શકીએ અત્યારે? દેર આર ધ આપણે દર્શક મિત્રોને કહી શકીએ, ઓબ્જેક્ટિવ 3 ટાઈપના હોય છે, 3 ભાગમાં વહેંચાયેલા હોય છે. પહેલું ઓબ્જેક્ટિવ છે કન્વીનિયન્સ, અને બીજું છે એફિशिएंस, અને ત્રીજું છે एबिलिटी टू इवॉल्व. मतलब पहला जो है कन्वीनियंस, जो पहले से ही मैम ने रीचा मैम ने बोला था,
कन्वीनियंस होना चाहिए कि कोई यूज़र को कौन सी प्रोसेस चाहिए, कब उसको वो प्रोसेस मिलती है। अच्छा, तो भावना मैम, आपका कहने का मतलब ये है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम इट्स मोर कन्वीनियंट टू इंटरेक्ट विद द यूजर्स और द सिस्टम। यस, ऑपरेटिंग सिस्टम जो ब्रिज का काम कर रही है, दैट्स वाई यूजर को वो ज्यादा कन्वीनियंसी रहती है काम करने में। जैसे हम बोलते हैं, ऋचा मैम ने बोला कि माँ काम करती है फादर को और चाइल्ड को कंबाइन करने के लिए। Yes. कि कोई भी चीज़ होती है तो हम तुरंत बोलते नहीं है, हम पहले माँ को बताते, तो सेम लाइक हियर। ओके, ऐसे ही वो बोलते हैं। देन इफ़िशियंसी, इफ़िशियंसी का मीनिंग ये है यहाँ पे कि कोई भी कंप्यूटर सिस्टम है, डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेज होते हैं, तो कौन से यूज़र को कौन सा रिसोर्स चाहिए, ओके, तो वो कौन प्रोवाइड करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। वो बोलता है कि ये यूज़र को ये रिसोर्स चाहिए, तो वो तरीके से वो यूज़र को ओके, वो मतलब रिसोर्स प्रोवाइड। જ્યારે જે વસ્તુની જરૂર પડી ત્યારે તમને એ વસ્તુ વસ્તુ ઇઝીલી easily મળી મળી જાય। ઓકે, और तीसरा ऑब्जेक्टिव कुछ आप बता सकते हैं भावना मैम? एबिलिटी टू इवॉल्व में क्या है कि टेस्टिंग होता है उसमें। यूज़र कौन सा प्रोग्रामिंग करता है या कौन सी एप्लीकेशन यूज़ करता है, तो वो एप्लीकेशंस वो सिस्टम में है या नहीं, उसके लिए कौन सी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है या कौन सी एप्लीकेशन की ज़रूरत है, तो वो प्रोवाइड करके, वो कनेक्टिविटी करके उसको एप्लीकेशन को रन करता है। ओके, मतलब कि इसका एक सिंपल सा मतलब मैं ये बता सकती हूँ कि यदि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास नहीं है तो ऐसा हो सकता है कि एक इंसान बट जिसका हार्ट नहीं है। बिल्कुल सही जैवनी मैम, आपने बिल्कुल सही बोला। ओके, दूसरी बात, अब ऋचा मैम, मुझे आपसे ये क्वेश्चन पूछना है जी। कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड करता है, वो हमारे यदि दर्शक मित्रों को ज़्यादा इसके बारे में कुछ क्लैरिटी आ जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम पूरा ओवरव्यू ना फ्रॉम बिगिनिंग टू द एक्सट्रीम तक दे सकते हैं। ठीक है, अब सर्विस का मतलब पहले हम जान लें। सर्विस मतलब वो क्या क्या फैसिलिटी देता है आपको, आप क्या क्या काम कर सकते हैं उसके साथ मिलकर, वो सर्विसेज होता है। जैसे कि आपको किसी भी आप किसी मॉल में जाते हैं तो सबसे पहले जो वहाँ रिसेप्शन पे होता है या वो गेट कीपर होता है, आपका दरवाज़ा खोलता है, तो दरवाज़ा खोलने की सर्विस हुई। Okay. उसके बाद आप कुछ सामान के लिए किसी से गाइडलाइंस लेते हैं, तो वो गाइडलाइंस वो गाइड करता है सेल्समैन और सेल्स वीमेन, वो एक सर्विस हुई। फिर बिलिंग सर्विसेज हुई। सो ऐसी तरीके से वो सर्विसेज होती हैं। अब हम इसको ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से देखते हैं कि सर्विसेज कैसे होती हैं। अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। पहला है प्रोग्राम डेवलपमेंट। आपको पता है कंप्यूटर जो जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं, दो पार्ट होते हैं उसके, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जिसके द्वारा आप सारे काम करते हैं, हार्डवेयर जो सारे काम करता है। अब सॉफ्टवेयर जो होता है वो प्रोग्राम से मिलके बना होता है, उसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। तो जो भी प्रोग्राम का डेवलपमेंट है, उसकी एडिटिंग है, उसकी डीबगिंग है, वो सारे कौन मैनेज करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा, प्रोग्राम तो बन गया, अब उसे एग्जीक्यूट कैसे करना है? उसको करने के लिए हमारे पास प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होता है, वो भी अपना ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। उसके बाद अब प्रोग्राम हमने एग्जीक्यूट किया, हमें कुछ इनपुट चाहिए, हमें कुछ आउटपुट डिस्प्ले कराना है, तो कहाँ से किससे क्या डिस्प्ले कराना है, कहाँ से किससे क्या लेना है, वो सारा काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद आपने फाइल बना ली, सब सेव कर लिया। अब फाइल्स को कहाँ कैसे मैनेज करना है, कहाँ क्या स्टोर करना है, कैसे एक्सेस होनी चाहिए फाइल्स, उसका भी यही माध्यम है ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर कंप्लीट सिस्टम को एक्सेस करना, आपका जो भी कंप्यूटर है उसको कैसे यूज़ करना है, चाहे हार्डवेयर हो, चाहे सॉफ्टवेयर हो, चाहे कोई फाइल हो, फोल्डर हो, सब चीज़ को कंप्लीट सिस्टम एक्सेस करने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क है एरर डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स। आपने देखा होगा जब आप कंप्यूटर पे काम करते हैं तो छोटे छोटे एरर्स आते रहते हैं। ये एरर्स एक छोटे से मैसेज बॉक्स में आपके आते हैं, तो आपको कैंसिल अबॉर्ट या रीट्राई करना पड़ता है कभी, या फिर ओके कैंसिल करना पड़ता है। तो उन एरर्स को कंप्लीट मैनेज करने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छा, करता तो है। ऋचा मैम, यहाँ पर मुझे एक क्वेश्चन अराइज ये हो रहा है कि यदि एरर डिटेक्शन की बात करें द टर्म्स ऑफ कंप्यूटर, तो ऋचा मैम, आपको ऐसा लग रहा है कि कई बार हमारे पास अलग अलग एरर्स आती है। सपोज़ कोई बार हमारे पास मेमोरी की एरर आती है, कई बार हार्डवेयर फेलियर की एरर आती है, तो आप इसके ऊपर कुछ ज़्यादा बता सकते हैं कि ये दोनों में डिफरेंस क्या है, और या फिर कैसे क्लैरिटी आएगी कि मेमोरी एरर कैसी या फिर डिवाइस फेलियर की एरर कैसी? जी, ये बहुत अच्छी बात आपने पूछी है जो मैंने अपनी स्लाइड में आपको दिखाना चाहूँगी, क्योंकि एरर क्या होता है ये तो पता है आपको। कोई भी
गलत, लाइक आप सपोज ड्राइविंग में जा रहे हैं, बीच में एक रैंप आ जाता है या बीच में गड्ढा आ जाता है, तो वो स्मूथ रोड में एरर हो गया। तो अब हम देख रहे हैं कंप्यूटर्स में कौन कौन से एरर्स होते हैं। इंटरनल सबसे पहला होता है हार्डवेयर एरर एंड सॉफ्टवेयर एरर, मेन दो होते हैं। अब हार्डवेयर में भी इंटरनल एंड एक्सटर्नल हार्डवेयर एरर्स होते हैं। आपने जैसे देखा, जैसे मेमोरी एरर, आपको पता है मेमोरी एक ब्रेन की तरह काम करती है अपने कंप्यूटर सिस्टम में। तो मेमोरी अगर नहीं चलेगी सही तरीके से तो हम नहीं कर सकेंगे। जैसे हमारा दिमाग है, आपसे कोई टीचर कोई क्वेश्चन पूछती है, अगर आप उसका जवाब नहीं दे पाए, मेमोरी में नहीं है, तो आपको टीचर क्या बोलती है? सिंपल पनिशमेंट, यस कुछ ना कुछ दे देती है वो। तो उस तरीके से मेमोरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और मेमोरी का एरर मेन होता है। आपने देखा होगा, पेन ड्राइव आप लगा रहे हैं, पेन ड्राइव के अंदर मैसेज आता है कि पेन ड्राइव इज़ फुल, कैपेसिटी इज़ फुल, फाइन, दैट इज़ अ मेमोरी एरर। Memory, okay, सो fine. सेकेंड आपका डिवाइस एरर होता है। सपोज आपने आप किसी डिवाइस से इनपुट ले रहे हैं, से फॉर आपने बार कोड रीडर देखा होगा, जो आप मार्केट में जाते हैं तो आपको कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर बाज लगी हुई होती है। Yes. उसको पढ़ने के लिए आपने सेल्समैन, आपने देखा होगा काउंटर के Yes. ऊपर एक डिवाइस घुमाता है, बारकोड रीडर। तो बार कोड रीडर का सपोज कनेक्शन लूज हो गया है और वो कनेक्शन नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए वो मैसेज देगा डिवाइस फेलियर। अच्छा, तो रीचा मैम, यदि बारकोड के बारे में हमारे दर्शक मित्रों को ज़्यादा पता नहीं है, या फिर जो स्टूडेंट्स जो विलेजेस में बैठे हैं उनको शायद ये बारकोड रीडर का यदि पता नहीं जी। है, बट मेरे ख्याल से पेन ड्राइव जो ऐसा माउस ले लीजिए है आप, हाँ, कि जिसको आप सीपीयू से डिटेक्ट करो, और यदि वो डिटेक्ट नहीं होता है तो हार्डवेयर फेलियर का एक मैसेज आता है कि बिल्कुल सही। ड्राइव और डिवाइस नॉट रिकॉग्नाइज, ऐसा करके जो मैसेज आता है, उसको मेरे ख्याल से हम ये इंटरनल हार्डवेयर एरर्स में ले सकते हैं। हाँ, मैं एक और बहुत इजी एग्जांपल देना चाहूँगी। सपोज कीबोर्ड है, कीबोर्ड का पीछे से पिन लूज हो गया है, वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा exactly. है। माउस है, इवन आपने सपोज क्या हुआ, सफाई कर रही है आपकी मदर, तो पीछे से कोई कनेक्शन लूज हो गया, कोई गया, पोर्ट यूज हो गया है, तो वो भी एक तरीके से एरर बोलता है, माउस नॉट डिटेक्टेड। एग्जैक्टली। सो वो भी आपका डिवाइस एरर हो जाएगा। और आप रीचा मैम बता रहे थे कि सॉफ्टवेयर एरर्स, तो सॉफ्टवेयर में कैसी एरर्स आ सकती है मैडम? देखिए, अभी इस लेवल के लिए तो सिर्फ आप ये मतलब समझिए, अरिथमेटिक ओवरफ्लो। अरिथमेटिक मतलब आपका कंप्यूटर जो है सारा जीरोज एंड वंस में काम करता है, और जब आप कैलकुलेशन नंबर्स के फॉर्म में करते हैं उसे अरिथमेटिक बोलते हैं। आपके पास एक ये सब्जेक्ट भी होता है मैथ्स, मैथमेटिक्स में अरिथमेटिक, अलजेब्रा और ज्योमेट्री, 3 स्ट्रीम्स आती हैं। तो ऐसे कंप्यूटर के जीरोज एंड वंस में सब काम होता है। तो अगर अरिथमेटिक ओवरफ्लो मतलब आपके पास पानी का ग्लास है, उसमें आप ज़्यादा पानी भर दोगे तो उसमें डेटा बाहर गिरेगा पानी। तो ऐसे ही अरिथमेटिक ओवरफ्लो मतलब कैलकुलेशन करिए, आंसर बड़ा आ रहा है तो वो ओवरफ्लो हो जाएगा। सो वो अरिथमेटिक ओवरफ्लो हुआ। इसके अलावा एक्सेस फॉरबिडन मेमोरी लोकेशन, जैसे आप कहीं भी जाते हो तो आप हर एरिया में नहीं जा सकते हैं, आपको पर्टिकुलर एरिया रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, आप यहाँ नहीं एंटर कर सकते, ज़्यादा स्पेसिफिक। Yes. तो इसीलिए अगर आपको कहीं मेमोरी लोकेशन में अलाउ नहीं करना है तो वो आप ये वाला एरर आता है, एक्सेस फॉरबिडन। जैसे आपको फोल्डर पे सिक्योरिटी लगानी है, कोई भी आपका फोल्डर नहीं देख पाए तो आप पासवर्ड दे देते हैं, यस, ठीक है, कोई खोल नहीं पाए, कोई आपके कंप्यूटर में एंटर नहीं कर पाए, उसके लिए भी हम पासवर्ड दे सकते हैं। आप अपनी पेन ड्राइव में कोई फाइल है तो हर चीज़ को आप प्रोटेक्ट कर सकते हो, तो दैट इज एक्सेस फॉरबिडन एरर में। और फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट हम देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम कैन नॉट ग्रांट रिक्वेस्ट ऑफ एप्लीकेशन। वो कुछ भी एप्लीकेशन की रिक्वेस्ट ग्रांट नहीं कर सकता है जब तक वो एरर्स रिमूव ना हो जाए, जब तक उसमें से कोई भी प्रोग्राम अच्छे से एफिशिएंटली नहीं वर्क करे। सो वो सब होता है। ओके। एक दूसरे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तो हुए इसके इंटरनल और सॉफ्टवेयर साइड, इंटरनल एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर साइड के इसके अलग अलग फीचर्स। तो इसके अलावा और कोई भी फीचर्स आप दिखा सकते हैं जो सर्विसेज जो प्रोवाइड होती है ऑपरेटिंग सिस्टम से? जी, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने मैम। इसके अलावा देखिए क्या होता है, ये तो हो गई कंप्यूटर कोर बेस्ड सर्विसेज। Yes, अब हम जनरलाइज बेस्ड सर्विसेज की बात करते हैं। उसमें सबसे पहली आती है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मतलब पता है, कैलकुलेशन करना है, डेटा मेंटेन करना है, अकाउंटिंग करनी पड़ती है। तो इसमें अकाउंटिंग का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। अब क्या क्या अकाउंटिंग होती है? कलेक्ट यूसेज स्टैटिस्टिक्स,
परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना, आपको पता है ना, आप अपनी एफिशिएंसी पूरे साल भर में कैसे मेजर करते हैं, जो रिजल्ट आता है उसके बेस पे। तो ऐसे ही कंप्यूटर की भी परफॉर्मेंस मेंटेन करता है ऑपरेटिंग जैसे सिस्टम। हम सीपीयू का मेजरमेंट चेक करते हैं, हाँ जी, हाँ जी, जो कितना स्लाइड यूसेज है। में कितना यूसेज है सीपीयू का वो हम दिखाते हैं, जी, उसकी बात हम कर रहे हैं। फाइन। हाँ, सही बोला आपने। उसके बाद यूज टू एंटिसिपेट फ्यूचर एनहांसमेंट। अब फ्यूचर में आप कुछ नया चीज़ डाल पाएंगे अपने सिस्टम में कि नहीं, जैसे उसका ओरेकल 9 monitoring भी हो उसका सकता है। मॉनिटरिंग भी ऑपरेटिंग सिस्टम Yes, करता है। yes. जैसे ओरेकल 9 आई आपका काम कर सकता है आपके विंडोज 2000 में, राइट। Exactly. सो 8i के लिए आपको हायर कंपैटिबिलिटी ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। ढलना तो पड़ेगा। वो सब चीज़ काम करने के लिए आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही बताता है कि फ्यूचर में आप कोई सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते। अच्छा, मतलब जैसे भावना मैम ने अभी हमें एक बात बताई थी कि स्पेसिफिक रिसोर्स के लिए स्पेसिफिक हम एक शेड्यूल मॉनिटरिंग करते हैं। Exactly. हाँ, कि स्पेसिफिक लोगों को स्पेसिफिक काम दिया जाए। ऐसी ही बात है यहाँ पर, जैसे कि मॉनिटर परफॉर्मेंस या कलेक्ट यूसेजेस या इसकी जो भी फीचर्स हम दिखा रहे हैं। द थिंग इज कि एक सिंपल सा एग्जांपल यहाँ मैं लेना चाहूँगी बोलिए। कि રૂટીન में ગુજરાતી ઘરોમાં સવારનું ભોજન જ્યારે થાય ત્યારે દાળ ભાત શાક રોટલી બને અને નિયમ એવો હોય રૂટીનમાં